हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल भाग 2 अध्याय 4 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 4 सफल वक्ता बनने का तरीका। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक ब्रिज पार्टी में जाने का अवसर मिला। मुझे ब्रिज खेलना नहीं आता और उस पार्टी में एक महिला भी मेरे जैसी ही थी जिसे ब्रिज खेलना नहीं आता था। उसे किसी के द्वारा यह ज्ञात हो गया था कि लॉवेल थॉमस के रेडियो के संसार में जाने से पूर्व मैं उनका मैनेजर हुआ करता था और मैं उनके सहयोगी के रूप में यूरोप में बहुत अच्छी तरह से घूम चुका हूँ। इसलिए उस महिला ने मुझसे कहा, मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपने किन किन स्थानों का आनंद उठाया है और आपने यूरोप के कितने दर्शनीय स्थलों को देखा है। फिर हम सोफे पर बैठ गए तो उस महिला ने मुझे बताया कि वह अभी अभी अपने पति के साथ अफ्रीका की यात्रा करके लौटी है। मैंने कहा, अरे वाह, अफ्रीका में बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा होगा आपका। मैं तो हमेशा से ही अफ्रीका घूमना चाहता हूँ, लेकिन 24 घंटे अल्जीयर्स में रुकने के अतिरिक्त मुझे अफ्रीका घूमने का अधिक अवसर नहीं मिल पाया। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने रोमांचक स्थान को देखने का अवसर मिला। कृपया आप मुझे अपने अनुभव अवश्य बताएं। उसके बाद तो वह महिला लगातार 40-50 मिनटों तक बोलती रही। उसने मुझसे एक बार भी यह पूछने का प्रयास नहीं किया कि मैं कहीं कहीं गया था या मैंने क्या क्या देखा। वह मेरी यात्रा के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह तो बस एक अच्छे श्रोता की तलाश में थी जो उसके अंग को शांत कर दे। जितने पैसे उसने व्यय किए थे वे पैसे वह इसी प्रकार तो पाना चाहती थी। कुछ लोगों को तो यह व्यवहार असमान लग सकता है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही होते। एक बार मैं न्यूयॉर्क के एक प्रकाशन द्वारा दी गई डिनर पार्टी में एक बासनिस्ट से मिला। इससे पहले मैं कभी भी किसी विज्ञानी से नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे उनकी बातें रुचिकर लग रही थी। वे मुझे पेड़ों, पौधे, फूलों, पत्तियों के बारे में नई नई जानकारियां दे रहे थे। उन्होंने मुझे इंडोर गार्डन विकसित करने के भी नए नए ढंग बताए। मैं पूरे मन से उनकी बात सुनता रहा। मेरे घर में भी एक छोटा सा बगीचा था। उस वनस्पति विज्ञानी ने मुझे यह भी बताया कि मैं किस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। उस डिनर पार्टी में दर्जनों लोग उपस्थित थे, लेकिन मैं सामाजिकता के सारे नियमों को तोड़ते हुए सभी को अनदेखा कर केवल उस वनस्पति विज्ञानी से ही बात की थी। जब रात बहुत हो गई तो मैंने सबसे विदा ली। मेरे चले जाने पर वह वनस्पति विज्ञानी मेजबान के पास जाकर तेरी प्रशंसा की पुल बांधने लगा। उसने मुझे प्रेरक व्यक्तित्व वाला तथा बहुत रोचक वक्ता भी कहा, लेकिन मैंने तो उससे अधिक बातें भी नहीं की। फिर भी उसने मुझे रोचक वक्ता कहा। यदि मैं चाहता भी तो भी वनस्पतियों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ, मैंने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना था क्योंकि मुझे उसकी बातों में रुचि थी और उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था। वे मुझे अपने बारे में बताकर आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार किसी की बात सुनना प्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा करना है। स्ट्रेंजर्स इन लव पुस्तक में जैक वुडफील्ड ने लिखा है, अधिकतर मनुष्य मन लगाकर सुनने की चापलूसी को बहुत पसंद करते हैं। मैं तो मन लगाकर सुनने से भी 2 पल आगे निकल चुका हूँ। मैं उनकी दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा था, मुक्त कंठ से उनकी सराहना कर रहा था। मैं उन्हें यह भी जता दिया कि मुझे उनकी चर्चा में आनंद के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। काश मेरे पास भी उनके जैसा ज्ञान होता। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खेतों में घूम सकूं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे दोबारा मिलना चाहूँगा और मैं मिल भी लिया। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता मान लिया, जबकि मैं केवल एक अच्छा श्रोता था जो उन्हें चर्चा करने के लिए पूरे मन से प्रोत्साहित कर रहा था। भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू इलियट ने सफल बिजनेस साक्षात्कार का रहस्य यह बताया था, किसी भी सफल बिजनेस चर्चा का रहस्य केवल इतना सा है जो आपसे बातें कर रहा है उस पर संपूर्ण तरह से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यही तो सबसे बड़ी चापलूसी होती है। स्वयं इलियट बहुत अच्छे श्रोता थे,
अमेरिका के महान उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने अपने संस्करण में कहा है, डॉक्टर इलियट का लोगों की बातों को रुचि लेकर सुनना केवल मौन में नहीं था, बल्कि वह तो एक प्रकार की गतिविधि थी। सीधे तन कर बैठ जाना, हाथों को बांधकर गोद में रख लेना तथा अपने अंगूठों को एक दूसरे पर लपेटने के अतिरिक्त उनके शरीर में कोई और गतिविधि नहीं होती थी। वे वक्ता की बातों को कान से साथ साथ आंखों से भी सुनते थे। वे अपने मस्तिष्क से सुनते थे तथा सामने वाले को बोलने समय सोचते थे कि आपको यह बात क्यों कहनी पड़ी। साक्षात्कार के अंत में उनसे बात करने वाला व्यक्ति यह मासूम महसूस करता था कि सामने वाले ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है। इस कला को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप हार्वर्ड में 4 साल का प्रशिक्षण लें, यह तो व्यवहारिकता से आती है। हम सब ऐसे कितने ही डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों को जानते हैं जो महंगी महंगी दुकानें खरीदकर किफायत सामान खरीदते हैं, सजावट पर पूरा ध्यान देते हैं, विज्ञापनों में हजारों डॉलर खर्च करते हैं और फिर सेल्समैनों को नौकरी पर रखते हैं, लेकिन वे सेल्समैन ही अच्छे श्रोता नहीं होते, इसलिए ग्राहकों की बात को बीच में ही काटते हैं, उससे बीसिर पैर की बात करते हैं, उनके मन में इतनी चिढ़ पैदा कर देते हैं कि वे स्टोर से भाग जाने के लिए विवश हो जाते हैं। शिकागो के एक प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपनी सेल्स गर्ल के कारण से ही एक ऐसे ग्राहक को खो दिया जो प्रति वर्ष वहां से हजारों डॉलर का सामान खरीदती थी। इस महिला ग्राहक, जिसका नाम मिसेज हेनरिटा डगलस था, ने एक कोट स्पेशल सेल से खरीदा था। घर आने पर उन्होंने देखा कि कोट में कुछ सिलाई उखड़ी पड़ी थी। उन्होंने अगले दिन उस स्टोर में जाकर उस सेल्स गर्ल को वह कोट बदलने का अनुरोध किया, लेकिन सेल्स गर्ल ने तो दो टूक बात कह दी, आपने इसे सेल में खरीदा है और सेल का माल हम तो न तो बदलते हैं और न ही वापस लेते। अब आप इसका कुछ भी कीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन यह तो पहले से ही खराब था ना, डगलस ने कहा। इस बात से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप व्यर्थ विवाद न करें तो अच्छा है, सेल्स गर्ल बोली। मिसेस डगलस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे पैर पटकती हुई स्टोर से निकल ही रही थी, तभी डिपार्टमेंटल स्टोर का मैनेजर वहां आ गया, जो अस्थायी ग्राहक होने के कारण मिसेस डगलस को भली भांति जानता था। मिसेस डगलस ने पूरी बात उस मैनेजर को बता दी। मैनेजर ने पूरा विवरण ध्यानपूर्वक सुना तथा कोर्ट की भी पूरी जांच की और फिर बोला, हम सीजन के आखिर में आपका सामान बेचकर समाप्त करते हैं, इसलिए स्पेशल सेल का सामान न तो बदला जाता है न ही वापस होता है, लेकिन यह कोट तो दोषपूर्ण है, इसलिए आप चाहें तो हम इसकी सिलाई ठीक करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। सेल्समैन और मैनेजर के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। उस दिन यदि मैनेजर ठीक समय पर न आया होता तो उस स्टोर ने एक अस्थायी ग्राहक को खो दिया होता। अच्छा श्रोता केवल व्यापार में ही सफल नहीं होता, घर पर भी यह गुण बहुत काम आता है। न्यूयॉर्क की मिली एम्पोसोटो सीटों का यह स्वभाव है था कि जब भी उनके बच्चे कोई बात कहते थे तो वे उस बात को ध्यान से सुनती थी। एक दिन शाम को वे अपने बेटे रॉबर्ट के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक रॉबर्ट बोला, माँ, मुझे मालूम है आप मुझसे ढेर सारा प्यार करती हैं। मिसेस एम्पोसिटो को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वे कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में अचानक कैसे आ गई? रॉबर्ट ने उत्तर दिया, माँ, इसलिए क्योंकि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनती हैं। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने आ जाती है। एक चुप्पी सो को हराए यह बात यही तो लागू होती है। बड़े से बड़ा निधन भी धैर्यवान, शांत तथा सहानुभूतिपूर्वक श्रोता के समान नरम पड़ जाता है। एक अच्छा श्रोता वही तो होता है जो उस समय चुप्पी साधे रहे जब क्रोधित आलोचक जहरीले कोबरे की भांति अपने फन से शरीर का सारा जहर बाहर उगाल रहा हो। उदाहरण यथा न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी को एक बार एक ऐसी ग्राहक ने निपटाना था जो सदैव ही ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भला बुरा कहता रहता था। वह बहुत धमकियां देता था कि वह फोन को इसकी
जड़ों से ही उखाड़ कर फेंक देगा। कई टेलीफोन बिल नहीं चुकाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि में वे जाली थे। अनेक अखबारों में इसके विरुद्ध में पत्र लिख डाले, यहाँ तक कि उसने टेलीफोन कंपनी के विरुद्ध अदालत में कई मुकदमे भी दायर कर दिए थे। अंत में कंपनी ने अपने सबसे योग्य ट्रबल शूटर यानी गुणी श्रोता को इस ग्राहक का साक्षात्कार लेने के लिए भेजा। उस ट्रबल शूटर ने सांचित से उस ग्राहक की पूरी बात सुनी, बीच बीच में ही कह कर ग्राहक के प्रति अपना सहमति प्रदर्शित करता रहा। ट्रबल शूटर ने अपने इस अनुभव को हमारी कक्षा में इस प्रकार बताया। ग्राहक ने लगभग 3 घंटे तक अपनी भड़ास निकाली और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं उससे 4 बार मिला था। चौथी मीटिंग से पहले मैं उस संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था जिसे उसने प्रारंभ किया था। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्राइवेट एसोसिएशन का मैं अभी सदस्य हूँ, या फिर यूँ कहें कि मैं दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ। इन भेंटों में मैं उसकी प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनता था और उससे सहानुभूति भी प्रदर्शित था। संभवतः इससे पहले किसी ने भी उसकी बात को इतने ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए अब वह मेरा मित्र बन चुका था। मैंने अपने आने का प्रयोजन उसे पहली, दूसरी या तीसरी मीटिंग में न बताकर चौथी मीटिंग में बताया। उसके बाद उसने अपने सारे बिलों का भुगतान कर दिया था तथा सारे केस भी कोर्ट से वापस ले लिए। निसंदेह ये सज्जन स्वयं को धर्म योद्धा मानते थे, जो मानवाधिकारों की रक्षा हेतु लड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में यह लड़ाई महत्व की थी। चिल्लाकर विरोध करके, शिकायत करके अपने को महत्वपूर्ण प्रमाणित करते थे, लेकिन जैसे ही टेलीफोन कंपनी का प्रतिनिधि उन्हें महत्व देने लगा, उनकी शिकायतें छूमंतर हो गई। पहले बात है, एक क्रोधित ग्राहक सुबह सुबह डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एम डेटमर के ऑफिस में आ पहुंचा। मिस्टर डेटमर ने ही मुझे बताया, इस ग्राहक के पास हमारा कुछ पैसा उधार था, लेकिन ग्राहक यह मानने को तैयार नहीं था। हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने उससे भुगतान करने के लिए बार बार पत्र लिखे। जब अनेक पत्र उसके पास पहुंच गए तो एक बार वह अपना सूटकेस उठाकर शिकागो आ पहुंचा। बड़बड़ाता हुआ मेरे ऑफिस में पहुंचा और कहने लगा, अब वह कोई भी बिल नहीं चुकाएगा और नहीं भविष्य में कभी भी 1 पैसे का सामान उसकी कंपनी से खरीदेगा। उसकी बातों को मैंने धैर्यपूर्वक सुना। मन तो मेरा भी हो रहा था कि उसकी गलत बात पर उसी बीच में टोक दूं, पर मुझे मालूम था यह नीति गलत होगी, इसलिए मैंने उसे मन का सारा गुबार निकालने का मौका दिया। जब उसका उफान थोड़ा शांत हो गया और वह सुनने की स्थिति में आ गया तो मैंने उससे शांतिपूर्वक तरीके से कहा, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने शिकागो आकर हमें पूरी समस्या से अवगत कराया। यदि हमारे क्रेडिट विभाग के कारण आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो इससे और भी कोई ग्राहक को कष्ट पहुंच सकता है और यह हमारे बिजनेस के हित में नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी आप ही की तरह पूरी बात जानने के लिए उत्सुक हूँ। यह सब सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। वह कुछ निराश भी था क्योंकि वह मुझे इतनी दूर से खोरी खटी सुनाने के लिए आया था और एक मैं था जो बिना उसे विवाद किए उसे धन्यवाद दे रहा था। मैंने उसे इस बात का विश्वास दिलाया कि हम अपने उधार के खाते में से उसका नाम काट देंगे, क्योंकि हमें तो बहुत सारे अकाउंटेंट देखने होते हैं, इसलिए हम गलत भी हो सकते हैं, जबकि उसे तो केवल एक ही अकाउंट देखना होता है, इसलिए उसके गलत होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने उससे बताया कि मैं उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। यदि मैं भी आपकी जगह होता तो मेरा भी ऐसा ही व्यवहार होता। मैंने तो उसे कई दूसरे बलून स्टोर्स के नाम बता दिए, क्योंकि अब वह हमारे साथ बिजनेस डीलिंग नहीं करना चाहता। इससे पहले जब भी वह ग्राहक शिकागो आता था तो हम दोपहर का लंच साथ ही में खाते थे, इसलिए इस बार मैंने उसे लंच के लिए आमंत्रित किया। उसने बड़े बेमन से मेरा आग्रह स्वीकार किया, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब लंच के बाद उसने मुझे पहले से ही भी बड़ा ऑर्डर दे दिया। अब वह काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा था, क्योंकि वह भी अच्छाई का उत्तर अच्छाई से ही देना चाहता था। घर लौटकर उसने ठंडे मस्तिष्क से अपने सारे अकाउंट्स देखे तो उसे एक ऐसा बिल मिल गया जिसका भुगतान उसने नहीं किया था। फिर
उसने माफ़ी मांगते हुए हमें चेक से पैसे का भुगतान कर दिया। उसके बाद तो वह मेरा इतना दीवाना हो गया कि अपना बेटा पैदा होने पर उसने उसका बीच का नाम डेटमर रखा तथा जीवन भर वह कंपनी का ग्राहक तथा मेरा मित्र बना रहा। वर्षों पहले की बात है, जब एक निर्धन डच अप्रवासी बच्चा अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए स्कूल के बाद एक बेकरी शॉप की खिड़कियों धोने का काम करता था। इसके अलावा वह सड़क पर बाल्टी लेकर घूमता था ताकि कोयले की गाड़ियों से गटर में गिरे कोयले के टुकड़े को चुन सके। एक एडवर्ड बक नाम का बालक वह 6 सालों तक स्कूल जा पाया, लेकिन बाद में वह अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में सबसे कुशल मैगजीन संपादकों में से एक बन गया। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? यह तो एक लंबी कहानी है, लेकिन इसकी आरंभ कहाँ से है? इस प्रकार हुआ, इस बात को संक्षिप्त में बताया जा सकता है। इस अध्याय में दिए गए तथ्यों का उपयोग करने से उन्हें पहला अवसर मिला था। 13 वर्ष की आयु में एडवर्ड बाक ने स्कूली शिक्षा को नमस्कार कह दिया था और वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गए, लेकिन शिक्षा का महत्व हमेशा ही उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। उन्होंने स्वयं को शिक्षित करने के बारे में सोचा, अपनी यात्राओं का पैसा बचाया, कई दिन भूखे रहे ताकि वे अमेरिकी जीवनियों का इंसाइक्लोपीडिया खरीद सके। फिर उन्होंने प्रसिद्ध व्यक्ति को पत्र लिखा कि वे अपना बचपन उनके साथ बांटने की कृपा करें। बाक का एक कुशल श्रोता था। उन्होंने अपने बारे में न बताकर उन महान व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में बताने का अनुरोध किया था। जनरल जेम्स ए गारफील्ड को पत्र लिखा, जो उस समय प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे। उनको भी पत्र लिखकर बाक ने पूछा कि क्या यह सच है कि वे नहर पर डूबाए थे। गारफील्ड ने बक के पत्र का उत्तर भी दिया। फिर बक ने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में जानना चाहा, तो ग्रांट ने उसके लिए एक मानचित्र तैयार किया तथा इस 14 वर्षीय बच्चे को रात के भोजन पर आमंत्रित किया और सारी शाम उसके अनेक पहलुओं के बातें करते रहे। और फिर तो बोस्टन यूनियन का यह मैनेजर बॉय देश के तमाम प्रसिद्ध व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करने लगा, जिसमें राल्फ वाल्डो इमर्सन, लॉन्ग फेलो, ओलिवर वेल्डेन होम्स, मिसेज अब्राहम लिंकन, जनरल शेरमैन लुइसा में इकाल्ट तथा जेफरस डेविस शामिल थे। वह तो पत्र व्यवहार के साथ साथ उनसे मिलने उनके घर भी जाता था और प्रत्येक सदस्य उसका स्वागत करता था। इस अनुभव से उसे आत्मविश्वास से भर दिया। इस प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण हस्तियों में उसने वह महत्वाकांक्षा भर दी जिसने उसके जीवन को ही बदल डाला था, और यह जब उन्हीं सिद्धांतों के कारण से संभव हो सका। आइजैक एफ मैक्रोसन नाम के पत्रकार ने भी अनगिनत प्रसिद्ध व्यक्तियों को साक्षात्कार लिए थे। उसका मत था कि अनेक लोग अपना अच्छा प्रभाव केवल इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते ही नहीं। वे तो बस वही सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, इसलिए उनके कान पूरी तरह खुले नहीं रहते। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मानना है कि अच्छा श्रोता वक्ता से अधिक पसंद किया जाता है, लेकिन सुनने की कला और किसी भी कला से अधिक दुर्लभ है। अच्छे श्रोताओं को महत्वपूर्ण लोग ही पसंद नहीं करते, बल्कि वे तो सामान्य लोगों द्वारा खूब प्रशंसा करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट ने एक बार एक लेख द्वारा भी छापा था, जब लोगों को अपने मन की बात बाहर लाने के लिए श्रोताओं की आवश्यकता होती है तो वे डॉक्टर को बुला लेते हैं। ग्रीस युद्ध के दुखदायी समय में अब्राहम लिंकन ने स्टिंगफील्ड के अपने एक मित्र को पत्र लिखकर वाशिंगटन बुलवा भेजा। वह उस दोस्त के साथ कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहता था। जैसे ही वह मित्र व्हाइट हाउस पहुंचा, लिंकन घंटों तक उस दोस्त के सामने दासों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। वे दास प्रथा को समाप्त करने के लाभ तथा हानियों के बारे में बात करते रहे। लिंकन ने पत्र पढ़कर सुनाए लेख पढ़े। कुछ पत्रों में लिंकन की आलोचना की गई थी क्योंकि वे अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए थे, और अनेक पत्रों में यह आलोचना की गई थी
कि वे दासों को मुक्त क्यों करना चाहते थे। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने उस मित्र से हाथ मिलाया, गुड नाइट किया तथा बिना उसके विचार पूछे उसे इलियान के लिए रवाना कर दिया। लिंकन ने उस दोस्त को बिल्कुल भी बोलने का अवसर नहीं दिया, फिर भी ऐसा करने से लिंकन के विचारों को सही दिशा मिल गई थी और वे सही ढंग से सोच पाए थे। ऐसा लगता था कि लिंकन को सलाह की नहीं बल्कि एक अच्छे सहानुभूति श्रोता की आवश्यकता थी, जिसके सामने वह खुलकर बात कर सके। हमें भी तो मुश्किल में ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन सके। असंतुष्ट कर्मचारी, क्षुद्र ग्राहक, जिद्दी बालक, आहत मित्र सब यही चाहते हैं। सिगमंड फ्रायड का नाम आधुनिक समय के सबसे कुशल श्रोताओं में शामिल है। एक बार एक व्यक्ति फ्रायड से मिला और अपनी समस्या उसके सामने रखी। उनके सुनने के तरीके के बारे में उस व्यक्ति का कहना था, इससे मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उनके जैसे गुण मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखा। मैंने किसी और को सामने वाले आदमी पर इतना ध्यान देते नहीं देखा। इसमें आत्मा की गहराई को बेधती दृष्टि जैसी कोई बात नहीं। उनकी आंखें कोमल एवं दयालु है, आवाज ऐसे जैसे मोती टपक रहे हो। उनकी मुद्राएं बहुत कम है, लेकिन उन्होंने मेरी ओर जितना ध्यान दिया, मेरी बातें को जितनी सराहना की, वह सचमुच अद्वितीय तथा असामान्य है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार सुने जाने का क्या अर्थ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हर कोई अपना मुख फेर लेता है, पीठ पीछे उनकी खिल्ली उड़ाता है, उससे कहता है क्योंकि वह व्यक्ति अधिक देर तक किसी की बात नहीं सुन सकता। उसका प्रयास तो यही होता है कि सामने वाले की बात बीच में ही काट कर अपनी बात कहना शुरू कर दे। क्या आप इस प्रकार के लोगों को जानते हैं? हमसे प्रत्येक ही ऐसे व्यक्ति से संपर्क में जरूर आया होगा। ऐसे व्यक्ति जो लोग उबाऊ मनुष्य कहते हैं, जो अपने ही अह में चूर रहते हैं तथा स्वयं को ही ब्रह्मांड का केंद्र बनाना चाहते हैं। एक और सच्चाई यह भी है कि जो लोग केवल अपने बारे में ही बातें करते हैं, वे सोचते भी केवल अपने बारे में है। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डी निकोलस मेरे बटले ने ऐसे लोगों के विषय में कहा, जो लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, वे बुरी तरह अशिक्षित होते हैं, चाहे वे कितने भी डिग्रियां क्यों न प्राप्त कर ले, रहते तो वे अनपढ़ ही हैं। अब यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते तो पहले अच्छे श्रोता बनना सीख ले। स्वयं को दिलचस्पी बनाने के लिए सामने वाले में भी दिलचस्पी लें। ऐसे प्रश्न करें जो सामने वाले को मनोरंजन लगे। उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में उनसे पूछें। यह बात हमेशा याद रखें कि जितनी रुचि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में है, उससे 100 गुनी अधिक रुचि अपने आप को तथा अपनी समस्याओं में भी है। चीन में अकाल के अनगिनत मरने वाले की उन्हें इतनी फिक्र नहीं है जितनी कि अपने दांत को मामूली से दर्द। अफ्रीका में 40 भूकंपों से अधिक दुख उन्हें अपने गर्दन की पीड़ा में होती है। और अगली बार चर्चा का विषय चुनते समय यह बात अवश्य ध्यान रखें। सिद्धांत 4, कुशल व सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बने। सामने वाले को स्वयं से के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करना सीखें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।